Okay. Hello. Is it audible? Yes, sir. Okay. So that means we have completed the covalent radius. So today we will discuss about the other radius. Okay. So among them, today we'll first discuss about the metallic radius. आपको मैंने चार तरह के एटॉमिक रेडियस के बारे में बताया था. एक था कोवेलेंट रेडियस, सेकंड था आपका मेटालिक रेडियस, तीसरा था आयोनिक रेडियस एंड चौथा वाला था वैन डर वाल्स रेडियस. तो हमने कोवेलेंट रेडियस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम. So today we will go for metallic radius. स्टार्ट करिए. ओके. कोवेलेंट रेडियस पढ़े हुए हो सब? कोवेलेंट रेडियस सबने पढ़ के आए हो? क्वेश्चन करवाएंगे. सर ओके. ठीक है. So now we will go for metallic radius. So metallic radius क्या होता है? What is metallic radius? Metallic radius का मतलब क्या होता है? Okay, anyone? Metallic radius? No? Okay, देखो. Metallic radius. It is the half of the distance between the nucleus of the two atoms which are joined by the metallic bond. Okay, ठीक है. तो मतलब इसके अंदर मेटालिक बॉन्ड होते हैं, या हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं, इट इज टेकन एज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव न्यूक्लियस ऑफ टू एडजेसेंट मेटल एटम. दो पास में रहने वाले दो मेटल एटम के बीच जो उनका न्यूक्लियस का डिस्टेंस होता है, उस न्यूक्लियस के डिस्टेंस को हम बोलते हैं मेटालिक रेडियस. जस्ट इक्वल टू योर कोवेलेंट रेडियस. कोई डिफरेंट वाला चीज है नहीं, बहुत ही सिंपल. ओके. जैसे कि मान लो मैं अभी कॉपर एटम के बारे में बात कर रहा हूँ. ओके, कॉपर एटम्स के बारे में बात कर रहा हूँ. तो मान लो हमारे पास एक क्रिस्टल है, कॉपर का क्रिस्टल. जिस कॉपर के क्रिस्टल में यहाँ पे एटम्स हैं, यहाँ पे एक एटम है, यहाँ पे एक एटम है. ये मान लो इन दोनों एटम का ये है आपका न्यूक्लियस. ठीक है, जैसे हमने कोवेलेंट में किया था उसी तरह ही होगा. ओके, तो ये रहेगा आपका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. तो न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच का ये रहेगा डिस्टेंस. ठीक है या नहीं? ये रहेगा न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस. मान लो ये है आपका डी, स्मॉल डी. ओके, सो दिस इज द न्यूक्लियर डिस्टेंस न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच. तो मान लो ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया न्यूक्लियस. ये दोनों एडजेसेंट एटम, मान लो ये कॉपर का है, तो ये दोनों कॉपर के एटम का न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस है, यदि हम उसका हाफ लेंगे, आधा लेंगे, ओके, तो दैट इज इक्वल टू योर मेटालिक रेडियस. क्लियर हो रहा है? कोई डिफरेंट वाला चीज नहीं है. वहां पे हमने कोवेलेंट में जैसे पढ़ा था, वहां पे भी इसी तरह की चीज. ठीक है, क्लियर? आगे चले. क्वेश्चन यहाँ से कुछ नहीं आता है, तो ज्यादा हम बात नहीं करेंगे. नेक्स्ट विल गो आयोनिक रेडियस. सो व्हाट इज अबाउट योर आयोनिक रेडियस? इससे क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनिक रेडियस? तो बच्चों, पहली बात, जो आयन होता है आइदर एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है या इलेक्ट्रॉन लॉस करता है. आइदर ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, नहीं तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, उसके बाद ये आयन बन जाता है. मान लो मैं सोडियम एटम का बात कर रहा हूँ, तो सोडियम एटम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो विल लूज वन इलेक्ट्रॉन एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू ए कैटायन. ओके, सिमिलरली क्लोरीन एटम, क्लोरीन क्या करता है? इट विल गिव वन इलेक्ट्रॉन, प्लस वन इलेक्ट्रॉन, इट विल गेन. So when it will gain one electron, it will carry the negative charge, so it will form Cl minus. When the sodium will lose in one electron, so it will be formed Na plus. When the chlorine will lose one electron, sorry, gain one electron, so it will be converted into Cl minus. So the positive ions are called as the cations and the negative ions are called as the anions. क्या क्लियर हो रहा है आप लोगों को? ओके, हेलो. यस सर. Yes, sir. इज इट ऑडिबल? ऑडिबल हो रहा है? यस सर. So please respond. Yes, I'm saying sir. you again, please respond. In my class, response should be there. Otherwise, एकदम बेकार class. Okay, so see. So that is about the ions. बहुत ही simple तरीके से समझा रहे हैं. Okay. So the ionic radius, this can be defined as the distance of the outermost shell of an anion or cation from its nucleus. Okay, from its nucleus. क्या बोला मैंने? Ionic radius हम किसको बोलते हैं? The distance of the outermost shell of an anion or cation from its nucleus. That is called as the ionic radius. Okay.
So the distance. मान लो ये है the distance of the outermost shell of an atom, sorry, of an anion or cation from its nucleus. मान लो ये आपका एक कैटायन है, तो ये आपका सोडियम एटम है, Na प्लस वाला एटम है, इसका आउटरमोस्ट शेल, मान लो दिस इज द आउटरमोस्ट शेल जिसको मैंने रेड किया है, वो आउटरमोस्ट शेल है, इसका सेंटर में मान लो ये है येलो वाला न्यूक्लियस, ठीक है। तो इस न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल को जो डिस्टेंस होता है वो कैटायन हो या एनायन हो, मान लो ये मैंने Na प्लस का किया है तो ये कैटायन है, मान लो मैंने एक एनायन ड्रॉ करूंगा मैं यहाँ पे, तो ये हो गया आपका आउटरमोस्ट शेल, ये हो गया आपका न्यूक्लियस, और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे आयोनिक रेडियस। आउटरमोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये वाला, मान लो ये हो गया डी, ये हो गया, तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है वो हम बोलते हैं क्या, आयोनिक रेडियस। ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? Yes, sir. सर। वेरी गुड। तो यहाँ पे और एक बात आप याद रखो, यहाँ पे जो आयन्स होते हैं आपका दो तरह का आयन होता है, एक होता है कैटायन और दूसरा होता है आयन। ओके, तो रेडियस कैटायन, रेडियस आयन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द आयन। बहुत बार क्वेश्चन आया है, रेडियस ऑफ द कैटायन दैट इज योर r plus will be greater than r minus radius of the cation and always greater than the radius of the radius of the anion greater than। हाँ बेटा बोलो क्या हुआ? सर आउथरेडी के कौन तो वॉइस कट होला तो ठीक से सुनी हेलानी। अच्छा, so I have told you that there are two types of ions, one is cation, another one is anion. So if you see the size of the cation, then the size of the anion, सर वॉइस कट हो जी, always greater than। सर वॉइस कट हो जी। Hello, is it audible now? Yes, sir. यस सर। Okay. So actually there is cloud. Okay. So बारिश आया हुआ है यहाँ, तो इस तरह से नेटवर्क को प्रॉब्लम हो रहा है। सुनाई दे रहा है? क्लियर हो रहा है अभी? Yes, sir. Okay, ठीक है। देखो, so always the size of the anion always greater than the size of the cation. Clear हो रहा है? So that is called as your ionic radius. Okay, ठीक है। Yes, sir. आगे चले? ठीक है। Yes, sir. ये हो गया आपका आयोनिक रेडियस के बारे में। ये हम चलेंगे नेक्स्ट, दैट इज योर वैन डर वाल्स रेडियस। ये वैन डर वाल्स रेडियस क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। ओके, व्हाट इज ऑल अबाउट योर वैन डर वाल्स रेडियस, उसके बारे में मैं आऊंगा, फिर से आयोनिक रेडियस में मैं आऊंगा, उसमें कुछ क्वेश्चन है तो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वैन डर वाल्स रेडियस, सर ये वैन डर वाल्स का रेडियस क्या होता है बेटा? इट इज डिफाइंड एज half of the distance between the nucleus of the two non-bonded neighboring atom। दो एटम पास पास हैं लेकिन उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, कोई बॉन्ड नहीं है। टू नॉन बॉन्डेड एटम of two adjacent molecules in solid state। Okay, so this term is used for non-metal, non-metal। हाँ मैं बोलूंगा, वेट करो, ठीक है। मैं एक बार बोल सकता हूँ, फिर से उसको रिपीट करो, ठीक है। So this term is used for non-metal। Okay, जब नॉन मेटल कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं तो उसमें हम इस रेडियस को यूज करते हैं, एंड नोबल गैसेस आल्सो। तो मैंने बताया इट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू नॉन बॉन्डेड नेबरिंग एटम्स। दो पास एटम हैं जिनके बीच में बॉन्ड नहीं है, टू नॉन बॉन्डेड नेबरिंग एटम्स of two adjacent molecules, okay, in the solid state is called as van der Waals radius। क्लियर हो रहा है क्या? क्लियर हो रहा है आप लोगों को?
half of the distance between the nucleus of two non-bonded neighboring atoms of two adjacent molecules in the solid state. Of two adjacent molecules in the solid state. ओके, क्या समझ में आ रहा है? एकदम बेसिक से पूरा धीरे धीरे पढ़ाएंगे, टाइम है हमारे पास। ओके, अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट चलें। ओके इसको सर। डायग्राम करके यस सर। समझाते हैं, ठीक है? ओके, डायग्राम करके समझाते हैं। सर हाफ द डिस्टेंस मान लो हम बिटवीन रुक जा बेटा, रुक जा, मैं बता रहा हूँ, डायग्राम करके उसको समझा रहा हूँ। उसके बाद ही समझ में नहीं आएगा तो मैं फिर से और कुछ ट्राई करूंगा हमसे भी, ठीक है? पहले मुझे डायग्राम के बाद देखो, तो मान लो हम क्लोरीन के बारे में बात करते हैं, क्लोरीन के बारे में, ठीक है? Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं। तो क्लोरीन के मॉलिक्यूल में दो क्लोरीन एटम है, क्लोरीन एटम है, ठीक है या नहीं? दो क्लोरीन एटम है या नहीं? तो मान लो ये वाला हो गया आपका क्लोरीन एटम और ये हो गया दूसरा क्लोरीन एटम, ठीक है? ये हो गया आपका पहला क्लोरीन, ये गया है क्लोरीन मॉलिक्यूल, ये है आपका पहला क्लोरीन एटम, ये है आपका दूसरा क्लोरीन एटम। क्लियर हो रहा है? तो दिस इज योर पहला क्लोरीन एटम एंड योर नेक्स्ट क्लोरीन एटम। ओके, ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे ड्रा कर देते हैं, एकदम पिक्चर पाएंगे, लाइट पे एकदम क्लियर हो जाए। ये हो गया आपका पहला क्लोरीन मॉलिक्यूल। इस क्लोरीन मॉलिक्यूल के कांटेक्ट पर एक क्लोरीन मॉलिक्यूल है, उसके को मैं यहाँ पे ग्रीन में करता हूँ। देखो, हेलो सर वॉइस कटुची। सर वॉइस नहीं आ रहा है। हेलो, इज इट ऑडिबल नाउ? यस सर। हेलो, सुना जाଉଛି କି? यस सर। क्लियर होଉଛି, वॉइस क्लियर होଉଛି? ओके 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 यस सर। ओके। सो हम बात कर रहे थे वैन डर वाल्स रेडियस के बारे में। तो मान लो ये है आपका पहला क्लोरीन मॉलिक्यूल। अभी हम दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं, जो क्लोरीन मॉलिक्यूल ये पहले वाले क्लोरीन मॉलिक्यूल को कलेक्युल के साथ कांटेक्ट में है। तो मान लो ये हो आपका दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल, जिसको मैं कर रहा हूँ, जिसको मैं ग्रीन में कर रहा हूँ। तो मान लो इसका न्यूक्लियस है ये वाला, इसका न्यूक्लियस ये वाला। तो ये हो गया आपका दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल। ये हो गया आपका दूसरा क्लोरीन मॉलिक्यूल, ठीक है? तो अभी हमने बात न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होता है एक मॉलिक्यूल के एटम के बीच का, जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस होता है, यदि हम उसका आधा लेते हैं तो उसको हमको मिलता है कोवेलेंट रेडियस। तो ये हो गया न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये हो गया आपका न्यूक्लियस का डिस्टेंस, दोनों न्यूक्लियस के बीच
का डिस्टेंस, यदि आप इसका हाफ लेते हो, मान लो ये हो गया आपका हाफ वाला डिस्टेंस, ये हो गया हाफ वाला सर वॉइस कट होती से है। जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। अरे ठीक बोला या नहीं मैंने? इसको हम बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। ओके, तो ओके now whether the voice clear now? नो सर। हेलो, नो सर, नो सर, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। हेलो, इज इट क्लियर नाउ? अभी वॉइस क्लियर है? हेलो, नो सर, तुम लोगों का वॉइस भी ठीक से नहीं आ रहा है, वो रुक रुक के आ रहा है। ओके रुको, बात करते हैं इस तरह से। अभी क्लियर हो रहा है? देखो तो, चेक करो। यस सर, यस सर। अच्छा, तो मतलब ये नेटवर्क में प्रॉब्लम नहीं था, ये ईयरफोन में था, हेडफोन में था प्रॉब्लम। अच्छा, अच्छा, आई थिंक न्यू स्टूडेंट हैज जॉइंड टुडे, रिचा। आई थिंक आई हैव यस सर, नेवर यस सर, रिचा जियो नुआ स्टूडेंट। सर। ओके 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 ओके, सो समझ में आ रहा है जो पढ़ा रहे हैं? समझ में आ रहा है आपको? जी सर, आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये तो हमने पढ़ा लिया था कुछ। ओके, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह मैंने पढ़ाया था उन लोगों को। तो यहाँ से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि उस ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका कोई लिंक नहीं है प्रीवियस के साथ, ठीक है? तो इसीलिए जो लिंक होगा, जिसमें लिंक होगा, तो उसमें वहाँ उसका जो प्रीवियस वाला जो टॉपिक है उसको मैं वहां पे थोड़ा बोल दूंगा आपको, ठीक है? उसको डिस्कस कर लेंगे। जी, सो जहाँ पे समझ में ना आए तो एकदम अच्छे से बोलना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, फ्री में बोलना एकदम। ओके, वेरी गुड बेटा, ठीक है, चलो। ओके सो क्या कर रहा था मैं? वैन डेर वाल्स रेडियस। ये फिर से वॉइस चला गया, ये फिर से ये डायग्राम में चला गया, फिर से करना पड़ेगा। मान लो ये है पहला क्लोरीन मॉलिक्यूल, ये है दो क्लोरीन मॉलिक्यूल, सॉरी एक क्लोरीन मॉलिक्यूल जिसमें दो क्लोरीन एटम्स हैं। ये मान लो इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। इन दोनों न्यूक्लियस के बीच का जो आधा डिस्टेंस बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। क्लियर है? टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम के बीच उनके न्यूक्लियस का जो डिस्टेंस होता है दो एडजेसेंट एटम का, उस न्यूक्लियर डिस्टेंस के यदि हम हाफ लेते हैं, आधा लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट रेडियस। तो मतलब यहाँ तक का जो डांस है, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है, इसको हम कोवेलेंट बोलेंगे या नहीं? तो दिस इज कोवेलेंट रेडियस। और ओके, हेलो स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। अभी मान लो क्लोरीन यहाँ पे है और एक क्लोरीन मॉलिक्यूल यहाँ पे है, इसका भी न्यूक्लियस बना लो, इसका भी न्यूक्लियस बना लो। मान लो ये इसका न्यूक्लियस, ये इस एक पहला क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये पहला क्लोरीन मॉलिक्यूल है, ये दूसरा सेकेंड। मान लो ये दोनों क्लोरीन मॉलिक्यूल पास में, दोनों क्लोरीन मॉलिक्यूल के बीच कोई भी बॉन्ड नहीं है, कोई भी बॉन्ड नहीं है। तो वो बोल रहा है कि दो एडजेसेंट मॉलिक्यूल के बीच जब बॉन्ड नहीं होता है, तो उनके दो एडजेसेंट एटम के न्यूक्लियस के डिस्टेंस का आधे में तो होगा हमारा वैन डेर वाल्स रेडियस। क्या समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जी सर,
अच्छा मान लो ये वाला है एटम, ये वाला एटम है, ये वाला, जिसको मैं अभी कौन से कलर यूज करूं, ब्लैक कलर यूज करते हैं। तो ये वाला जो मैंने बनाया है, ये वाला एटम इस मॉलिक्यूल का, और ये वाला एटम, ये दो एटम एडजेसेंट है, ये दो एटम एडजेसेंट है, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, इनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। तो मान लो ये है गया इसका न्यूक्लियर एक्सिस, मान लो ये है इसका न्यूक्लियर एक्सिस, ये हो गया इस एटम का न्यूक्लियर एक्सिस। इन दोनों बीच का ये डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस मान ली है स्मॉल, ये वाला डिस्टेंस यदि तुम रहोगे, यदि तुम रहोगे तो वहां पे आपको वैन डर वाल्स का रेडियस मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? डेफिनेशन समझ में आया, एप्लीकेशन समझ में आया? सर ने जो डेफिनेशन बताया था उसका एप्लीकेशन में सर ने बताया, तो वो समझ में आ रहा है या नहीं? नहीं आ रहा है तो फिर से पूछो, फिर से करके पूछेंगे। ओके श्वेता, मृत्युंजय, Yes, sir. सोनालिका, सर सर नॉन बॉन्डेड Okay. नेबरिंग एटम्स का मतलब क्या है सर? नॉन बॉन्डेड नेबरिंग एटम्स। नॉन बॉन्डेड नेबरिंग एटम का मतलब है कि वो जो दोनों एटम पास में है, नेबरिंग मतलब क्या, पास में, नेबरिंग मतलब पास में। नॉन नेबरिंग एटम मतलब एटम दोनों पास में है लेकिन दोनों एटम के बीच कोई बॉन्ड नहीं है, दोनों एटम के बीच कोई भी बॉन्ड नहीं है। तो उस तरह के एटम के बीच का जो न्यूक्लियस डिस्टेंस है, उस न्यूक्लियस के आधार पर हम डिस्टेंस का, तो वो हमें मिलेगा वैन डर वाल्स रेडियस। क्लियर हो रहा है? अच्छा ओके, एनीवन हैविंग एनी डाउट? अरे कल कितने लोगों ने नीट दिया है? मैं दिया हूँ सर, किसी ने नीट का अटेम्प्ट लिया है? मैं दिया हूँ सर। सर ମୁଁ ଦେଇଛି। अच्छा अच्छा, हाँ काली क्वेश्चन आइथिला देखिछु तो हमर एटॉमिक नंबर पता जो सर सर हमर हाँ आज्ञा सर। ऑन हेक्सियम। हाँ सर सेटा कर बुझिए देली ना? सर, बढ़िया हैला। हाँ सो दैट थिंग ओके। तो सेई बेला देखो नीट रे क्वेश्चन एबला ओकर पचारची, काली जस्ट पचारची, पुनी काली आउ क्वेश्चन आस्तिला प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर और न्यूट्रॉन नंबर कैलकुलेट करने के लिए, वो वाला पूछा। ओके डायरेक्ट क्वेश्चन, ओके इतना इजी क्वेश्चन आपको पूछ रहा है एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम में। ओके तो आप सोचो, मतलब जो बेसिक थिंग है उसको क्लियर रखो, बेसिक चीज। हमें कोई हायर लेवल का क्वेश्चन नहीं करना है, हमें टेस्ट में पीएचडी नहीं करना है यहाँ पे। हमें सर हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या हमारा जो इंटरेस्ट है जिस एंट्रेंस एग्जाम में, हमें उसको क्लियर करना है। हमें उस एंट्रेंस को क्लियर करके उस प्रोफेशन में एंट्री लेना है। ठीक है, हमें यहाँ पे एकेडमिक नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब हमें बीएससी करना, पीजी करना, पीजी करना है, वो तो अलग लाइन है। तो वो जो उस लाइन में जाना चाहता जाए तो वहां पे आप करो केमिस्ट्री में, लेकिन यहाँ पे एंट्रेंस में टेक्निक पकड़ो, करो किससे जल्दी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो वो सोचो। 1 मिनट में क्वेश्चन सर चाहिए, काली किंतु 30 सेकंड में क्वेश्चन। सर मो किंतु काली टाइम सर हाँ नहीं बोल। सर मोर काली टाइम ठीक से ही पड़ला। अच्छा अच्छा, बहुत नहीं क्वेश्चन से धीरे धीरे जेते तमे वो जेते मॉक टेस्ट गुला जेते तमे सब मॉक टेस्ट हो, नॉट ओनली नीट, जहां भी एंट्रेंस एग्जाम अछि, जे कोन से एंट्रेंस एग्जाम थाउ, समस्तंगर बेसिक होजी +2 साइंस, समस्तंगर बेसिस होजी +2 साइंस, जे कोन से एंट्रेंस एग्जाम, नॉट ओनली नीट, नॉट ओनली जेईई मेन, एडवांस, नाइजर, ओयूटी, आईसीएआर, अन प्रकार एग्जाम अछि, और समस्तंगर बेसिक +2 साइंस। ओके तो जिते तमे मॉक टेस्ट गुडा दबो, जिते तमे टेस्ट दबो, मु देखुची टेस्ट होउची पाखा पाखी एबे वर्तमान ग्रुप रे अछन पाखा पाखी 14 पिला, किंतु एग्जाम तमे दउचो 5 जण की 6 जण, व्हाई वेयर आर अदर पीपल? तो सब मन रखो एंट्रेंस एग्जाम इज मोस्ट इंपोर्टेंट। जो एनवायरनमेंट रे तमे बसी 3 घंटा एग्जाम दबो, सही एनवायरनमेंट रे बसी यदि तमे से भलिया प्रतिदिन जेते थरा, एबे तो टाइम अछि, तो वीकली तमर थरे एग्जाम होची आई थिंक जे कोन सब्जेक्ट रो, तो ताको दियो, बुझियोची ताको दियो, डरनी, आराम से दियो। तमे जानि परियो तमे कोठी तमे माने ठिया हो जो पोजीशन तमर कोठी पिलांग भितरे, तमे एठी विद्यासागर क्लासेस रे हमर जति पिला छन ताको भितरे कंप्लीट करूछो। बर्तन एंट्रेंस एग्जाम देले तमे ऑल ओडिसा ऑल इंडिया लेवल ले कंप्लीट करिवो, तो सेई जगह रे तम पोजीशन कोठी अछि तमे हेडे केम जानिवो?
ଯେତେ ତମେ ଏକ୍ସାମ ଦବ ଏଇଠୁ ତମେ ଲଗେଇ ପାରିବ ଆଇଡିଆ ଯେ ହଁ ମୋ ପୋଜିସନ ଏଇଛି ମୋର ପୋଜିସନ ଏଇଠି ମତେ ଏତିକି ଆଉ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ବୁଝିହଉଛି ତ ଏକ୍ସାମ must give the exam positively everyone. Okay, take some not only chemistry but also for physics, biology, mathematics, everything. Okay, give the exam देले ही हबो जितने एग्जाम दो पिला माने स्टूडेंट्स जो आप लोग अभी आ रहे हो एकेडमिक्स कंप्लीट करके आपका किसी ने +2 कंप्लीट किया है ओके तो जो आप आ रहे हो अभी पढ़ने के लिए आप लोगों ने जो +2 दिए हो आप सीबीएसई में हो या सीएचएसई में हो आईसीएसई में हो जो लोग भी 12th से आते हैं तो उनका एग्जाम देने का इतना प्रैक्टिस नहीं होता है एग्जाम से वो डरते हैं उनका एक एग्जाम फोबिया होता है ओके लेकिन जब प्रिपरेशन करोगे आप इतने एग्जाम दोगे इतने एग्जाम होंगे आपका कि मतलब आपने अपना क्लास 1 से क्लास 12 तक जितना एग्जाम दिया है उतने से ज्यादा एग्जाम आप एक साल में दोगे समझ रहे हो क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक आपने जितना एग्जाम दिया है उसमें से ज्यादा और एग्जाम आप दोगे इस 1 ईयर प्रिपरेशन में so don't consider this preparation as a dropping 1 year don't consider this preparation as a dropping 1 year कि मैं ड्रॉप कर रहा हूँ 1 ईयर या मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ ऐसा नहीं दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ कोर्स जो आपने साइंस में सीखा नहीं +2 में ये आप सीखोगे यहाँ पे एक्चुअल साइंस को यहाँ पे सीखोगे आप साइंस आपको बोलता है लॉन्ग क्वेश्चन रटने के लिए नहीं कॉन्सेप्ट को सीखो उसका एप्लीकेशन सीखो तो साइंस को पढ़ने का कोई यथार्थता होगा सार्थकता होगा उसमें ठीक है क्वेश्चन सॉल्व करो अप्लाई करो उसको कॉन्सेप्ट ने सामने सिखाया उसको लेके अप्लाई करेंगे हो रहा है या नहीं हो रहा है तो फिर से जाके सर से पूछेंगे सर नहीं हो रहा है आप कुछ और कॉन्सेप्ट बताओ नहीं हो रहा है ये क्वेश्चन ऐसे करो अभी से करो टाइम नहीं है सितंबर हो गया है ओके सो आई थिंक यू विल गेट 6 to 7 months फॉर द नेक्स्ट एंट्रेंस एग्जाम ओके तो टाइम कम है ऐसे मत सोचना कि इस बार सितंबर में हुआ है तो नेक्स्ट ईयर भी सितंबर में जाके होगा तो सितंबर में टाइम में भी होगा एग्जाम सब तो इसलिए टाइम कम है ये मत सोचना सर अभी तो एग्जाम खत्म हुआ है नीट एग्जाम जेईई मेन का अभी ओयूटी का एग्जाम होना बाकी है आईसीएसई का एग्जाम बाकी है तो टाइम एग्जाम तो चला जाएगा लेकिन नेक्स्ट ईयर का जो एग्जाम है वो टाइम में होगा जो उसका जनरल शेड्यूल होता है अप्रैल में जून में इसी आई थिंक ये वाला शेड्यूल में होता है 16 से शुरू हो रहा है आईसीआर का कब है एग्जाम 16 से 23 अच्छा ठीक है कोई बात नहीं ओके और कोई नहीं नीट दिया है ओनली मृत्युंजय और कोई सोनालिका हमारा ये श्वेता yes आप sir लोगों ने अच्छा yes sir ठीक तो आप लोगों ने वहां पे एग्जाम देखा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में से और आपका पीरियोडिक टेबल में से जो भी क्वेश्चन है ऐसे वो हमने जो इस 1 ईयर के क्लास में जितना भी आपने मेरे क्लास किया है जितना भी पढ़ाया है उसमें से क्वेश्चन आया था या नहीं आया था ओके सर तो मतलब जो पढ़ा रहे हैं जो 10 साल का क्वेश्चन का ट्रेंड है उसी ट्रेंड को फॉलो करके हम पढ़ा रहे हैं आपको ठीक है तो विश्वास रखो काम करो have faith have trust over the teacher have trust over the institute and do your work okay so this is all about your van der Waals radius so students अभी हमने कोवेलेंट रेडियस आयोनिक रेडियस और van der Waals रेडियस के बारे में हमने बात कर लिया है नीट में भी क्वेश्चन आया है जेईई में भी क्वेश्चन आया है यूईटी में भी आया है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रेडियस ओके व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रेडियस रेडियस का ऑर्डर क्या है उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से या उसके साइज के हिसाब से वो रेडियस का ऑर्डर पूछता है ओके समझ में आ रहा है यस सर व्हाट इज द साइज ऑफ द रेडियस रेडियस का साइज का ऑर्डर पूछता है सो द नॉर्मल रेडियस ऑर्डर विल बी फर्स्ट विल बी योर van der Waals रेडियस नेक्स्ट विल बी metallic रेडियस नेक्स्ट विल बी योर कोवेलेंट रेडियस समझ में आ रहा है पहला कौन आएगा van der Waals रेडियस ओके नेक्स्ट कौन आएगा मेटलिक रेडियस देन नेक्स्ट आएगा कोवेलेंट रेडियस समझ में आ रहा है सबको दैट इज द रेडियस ऑर्डर साइज ऑफ द रेडियस का ऑर्डर van der Waals रेडियस मेटलिक रेडियस देन कोवेलेंट रेडियस डायरेक्ट क्वेश्चन आया था क्वेश्चन जो करेगा देख पाएगा कि हमने बोला था ये वाला क्वेश्चन
So the radius of the first one is Van der Waals radius. Van der Waals radius. So this is Van der Waals radius. मेटल radius नॉट में लिख रहा हूँ तो फुल में लिखो. Then next covalent radius. Next is your covalent radius. Van der Waals radius, covalent radius. This is the radius order. समझ में आ रहा है? ओके आगे चले. Yes, sir. Okay. So I am asking you one question here. I am asking you one question here. देखो कैसे सिखाया मैंने आपको. अभी मैं कैसे इसका एप्लीकेशन सिखाता हूँ. क्वेश्चन दिया है इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन. क्वेश्चन अच्छे से लिखो. सबको आंसर देना है. The internuclear distance between two adjacent atoms of neon. Two adjacent atoms is 360 picometer. Is 360 picometer. The internuclear distance between two adjacent atoms of the neon is 360 picometer. What will be its Van der Waals radius? What will be its Van der Waals radius? What will be its Van der Waals radius? क्वेश्चन समझ में आया सबको? क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? हेलो Yes, sir. Question, sir. करो. सेंड करो. आंसर सेंड करो जल्दी. चैट बॉक्स आंसर सेंड बॉक्स. चैट बॉक्स में आंसर चाहिए जल्दी फास्ट. 1 मिनट. एवरीवन. श्वेता समझ में आ रहा है? Yes, sir. करके दिखाओ बेटा. शुभ्रम ज्योति. Sir, 180 picometer. यस सर. आ रहा है? क्वेश्चन आ रहा है? यस सर ट्राई करना. हाँ करो. शुभ प्रिया वेरी गुड. सोनालिका Sir, 180. करो. क्वेश्चन करो. शायद. ओके. सोनाली स्वर्णमय प्रधान. सोनाली आ रहा है? Yes, sir. ओके. Yes, sir. शाश्वती सस्मिता. वेरी गुड. शाश्वती सस्मिता संकेतिका. Yes, आ रहा है sir. सबको? Yes, sir. ओके ओके. संतोष. Yes, sir. संतोष. ललित आ रहा है? करो करो. वेरी गुड संतोष. वेरी गुड. ललित करो. आंसर करो जल्दी. रिचा समझ में आ रहा है? नहीं सर मुझे नहीं आ रहा है. ओके. क्वेश्चन समझ में नहीं आया या वैन डर वाल्स रेडियस समझ में नहीं आया? Van der radius. पूछे नहीं आप. वो मैं पढ़ा रहा हूँ. आप पूछे नहीं कुछ भी. So if you will ask then I can tell you that ये हाँ ये प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे पता चलता तो मैं उसको फिर से बोल देता. क्लियर करो. और एक बात स्टूडेंट्स. और एक बात बोल रहा हूँ. देखो आपने 2 साल अभी साइंस पढ़ा. आपने 2 साल अभी साइंस पढ़ के आए. आप 12th कंप्लीट करके आप लोग आए हो अभी. अच्छा तो वहां पे आपने जिस कोचिंग में गए हो या जिस पे भी पर्सनल क्लास लिए हो आप जिसका भी तो वहां पे आपने कुछ ऐसा होगा कि आपका कुछ कंसेप्ट ढीला होगा. पता नहीं है. रट्टा लगा लिया ऐसे ही. ओके. और कुछ होगा. कुछ लोगों ने कुछ कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ा होगा. ओके. सो दिस इज द प्लेटफॉर्म जहां पे आप एक ईयर पाते हो आपका टोटल कंसेप्चुअल क्लियर करने के लिए आपका. ओके. तो एकदम क्लियर से पूछो कि सर ये डाउट है आप फिर से समझाओ. आप इसको क्यों हो रहा है ये कैसे हो रहा है कैसे इसको अप्लाई करें. तो मतलब मन में उस डाउट को रख के मत जाओ. ये धीरे धीरे पाइल अप होके बढ़ता जाएगा. ओके ठीक है रिचा. आई विल टेल यू. आई विल अगेन. ओके ये क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ. देख लो. इस क्वेश्चन के साथ आपका डाउट क्लियर हो जाएगा. ये जो मैंने क्वेश्चन दिया है इस क्वेश्चन के साथ डाउट क्लियर हो जाएगा. ठीक है. जी सर. ओके. जैसे ही आंसर सेंड रहे हैं ना वैसे भी करोगे हो जाएगा सब. ओके तो इनसे भी आप आंसर सेंड करने लगोगे.
ये लोग भी आए थे, इनको भी मैंने बताया, ये लोग कर रहे हैं अभी। देखो, सो नियन का जो बोला मैंने अभी क्वेश्चन आपको बोला कि जो नियन है, मान लो ये नियन का मान लो ये काम है, ओके, ये नियन है और ये नियन, नियन के एटम का न्यूक्लियस लो ये दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस दे दिया गया है। ये दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस दिया है क्वेश्चन में, कितना 360 मीटर। तो वेंट्रोस रेडियस कितना होगा वो पूछ रहा है। अभी अभी सर ने बताया वेंट्रोस रेडियस डेफिनेशन क्या है, द हाफ बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ हेलो स्टूडेंट, वॉइस आ रहा है? Yes, sir. यस सर। सर आ रहा है। पता नहीं किसे एंड हो गया, प्रॉब्लम लास्ट टाइम को हमारी क्लास में क्यों होता है। देखो, सो जैसे हमने अभी अभी बताया कि जो मान लो एक नियन का एटम है और एक नियन का एटम है, दोनों के बीच कोई भी बॉन्ड नहीं है। मान लो ये है उनका न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस दिया गया है 3 पिकोमीटर। तो अभी अभी मैंने बताया वेंट्रोस रेडियस का डेफिनेशन होता है कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस डिस्टेंस, द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस of the two non-bonded atoms of two adjacent molecules in the solid state. Okay, तो ये हो गया, बीच में कोई नहीं है, दोनों एडजेसेंट एटम है, इनका न्यूक्लियर डिस्टेंस जो इंटर डिस्टेंस है वो 360 पिकोमीटर है। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, यदि मैं इस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा लेता हूं तो वहां पे मुझे वेंट्रोस का रेडियस मिलता है। ठीक है, तो यदि मतलब वाला डिस्टेंस ये वाला यहाँ से ये वाला आधा है, डिस्टेंस दैट इज 360, इसमें आधा लेना है यहाँ से तक, तो ये हो जाएगा हमारा वेंट्रोस रेडियस। and again the problem is repeating again and again. Okay, here क्या करें, थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। वॉइस आ रहा है ना क्लियर? वॉइस क्लियर आ रहा है सबको? यस सर। वॉइस आ रहा है? ओके, $360 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा? 180 पिकोमीटर। अरे ठीक है, सो दिस इज योर 180 पिकोमीटर। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, यस सर। तो बेटा यहाँ पे मैं और एक क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने आपको और एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं पूछूंगा। ओके, यस सर। आपको कुछ एलिमेंट्स दिया गया है, उनमें से आपको पूछना है, आपको बोलना है कि किसका साइज बड़ा होगा और किसका साइज छोटा होगा। ठीक है, किसका साइज बड़ा होगा और किसका साइज छोटा होगा। आपको दिया गया है n3 माइनस O माइनस F माइनस सर फिर से थोड़ा सर। कौन कहलु मृत्युंजय? सर सुना वाला नहीं, ଏବେ ଦେଖାଗଲା सर, ଆପଣ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି ତ? Okay, so these are the ions N3 minus O2 minus A minus Na plus Mg2 plus Mg2 plus and Al3 plus and Al3 plus minus O2 minus F minus Na plus Mg2 plus and Al3 plus। लिख लिया सबने? क्वेश्चन बोलूं मैं? यस सर। Do the order according to their increasing order of the radius. Arrange these elements according to their increasing order of the radius. ये सब आयन्स हैं, ये सब आयन्स हैं, इनको अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेडियस में अरेंज करके दिखाओ। आयोनिक रेडियस में मैंने बोला था आपको कि रेडियस ऑफ द आनायन इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ द कैटायन। जो पढ़ाया है उसी का एप्लीकेशन सिखाऊंगा।
तो मान के ये इसको मान के ये जो एलिमेंट्स को इसको सजाओ अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रेडियस, और क्यों होगा विथ एक्सप्लेनेशन मुझे बोलना है, जल्दी फास्ट। कंप्लीट कंप्लीट। अरे 1 मिनट है, 1 मिनट भी नहीं है, 30 सेकंड में करो, 30 सेकंड में करो। दिमाग को एकदम स्पीड बना दो, मशीन बनाना चाहिए एकदम दिमाग को। इस तरह से एमसीक्यू प्रैक्टिस करो। एनीवन, किसी को आंसर मिला? सर n3 minus greater than O2 minus greater than F minus देन greater than AL2 plus L3 plus greater than Mg2 plus greater than Na plus। ओके, तो मतलब सबके सबसे बड़ा वाला रेडियस किसका बनेगा? n3 minus का। किस सबसे छोटा वाला रेडियस किसका बनेगा? Na plus। अच्छा, तो मृत्युंजय के हिसाब से जो सबसे छोटा रेडियस होगा वो बनेगा Na प्लस का, और जो बड़ा रेडियस होगा वो बनेगा N3 माइनस का। अच्छा, एक्सप्लेनेशन में उसको नहीं पूछूंगा, एक्सप्लेनेशन नहीं पूछूंगा, पहले सब लोगों को आंसर देने दो, उसके बाद मैं जब बोलूंगा उसका एक्सप्लेनेशन अपने आप हो जाएगा। ओके, तो वो करेक्ट बोल रहा है या नहीं मैं जब आंसर करूंगा वहां से आप जान लोगे। एनीवन, और कोई? सोनालिका, आप तो अच्छे कर रहे थे केमिस्ट्री में, मैंने देखा था एग्जाम का रिजल्ट। नहीं आ रहा है क्या? सोनालिका, सुष्मिता, ललित, why you all people are silent? अरे श्वेता, आ रहा है? हेलो, अरे पिलाने कौन सब साइलेंट है गले, पूरा साइलेंट मोस्ट क्वेश्चन की। अरे हार्ड क्वेश्चन दे दे सॉल्व करिया को। हेलो, ये मृत्युंजय खाली आंसर कहले अन्य माने वर्षा इंडिविजुअली पचारले हबो नहले हबनी। वर्षा, ओके। Yes, sir. अरे आसिलानी कि वर्षा आसिलानी? हाँ सर आसला जे जाननी ठीक अछि बोलो। ऐसा एमिति एमिति यदि करियो एंट्रेंस क्लियर हबो हैं? अरे भूल को यदि एंती डरिबो ताले आउ हबो? 12-13 जन पिला तमरो बैचमेट वर्तमान अछन जो क्लास रे तमरो सहित तांको भितरे कहया तमे कहउछो जे नाही सर भूल होई जीवो। अरे कहिले सिना सेटा रेक्टिफाई हबो। ललित, ललित, रिचा, सर सर ट्राई कर रहे थे। हाँ बेटा बोलो क्या हुआ? हाँ रिचा बोलो। सर ट्राई कर ली श्योर नहीं। ट्राई करे नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं हूँ कराऊंगा उसको। ओके, सस्मिता, यस सर करिछि। ओके, संतोष, सर टिके आंसर टे सुनु नांदी। हाँ को आंसर को, सर आंसर को समझते सर जन जन n3 minus is greater than O2 minus, O2 minus is very greater good, than F minus is greater than Na plus is greater than Mg2 plus, and Mg2 plus is greater than L2 plus. very good. Okay, so explanation, please explain. Very good, Sir, explain करो थोड़ा। सर n3 minus रा सबठारु बड़ साइज होबो सर। कैसे हुआ ऑर्डर, कैसे बना आपका? सर n3 minus रा सबठारु Okay, लास्ट ऑर्बिटल रे सर 3टा इलेक्ट्रॉन सर एक्स्ट्रा ऐड हो जी सर लास्ट। okay, सर आउ तापरे okay, very good.
ठीक है एक्सप्लेनेशन बढ़िया अछि जाय जति के एक्सप्लेन करलो बुझुची ओके बेटर वेरी गुड भलो बुझिछ ओके सो अन्य माने सोनाली ललित किछि कहूनी सोनाली ठीक अछि सर ओके शुभप्रिया यस सर पढ़िछि ओके शाश्वती सर ठीक अछि सर एटा ओके ओके टिके वेट करो मु कहिबी पिल्ला माने समस्त पार्टिसिपेट करिया दरकार एमदे जे केवल जति जण कहउछन ताकू नै मु पढ समस्त एडी करो समस्त बुझी जाओ देखो सो पिला माने गोटे जिंस लक्ष्य करो जो जो आयन गुडा तुम देथिली A3 माइनस O2 माइनस F माइनस Na प्लस Me2 प्लस एंड L3 पिला माने समस्त पाखरे इलेक्ट्रॉन संख्या सेम L3 प्लस समस्त पाखरे इलेक्ट्रॉन नंबर सेम ठीक ना नहीं ठीक कहली ना नहीं समस्त पाखरे इलेक्ट्रॉन नंबर सेम गणिलो N3 माइनस O2 माइनस F माइनस Na प्लस Mg2 प्लस L3 प्लस समस्त पाखरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम ना डिफरेंट सेम अछि केते इलेक्ट्रॉन संख्या केते नाइट्रोजन रो एटॉमिक नंबर लास्टे इलेक्ट्रॉन नंबर 7 प्लस ऑक्सीजन रो हला 8 प्लस 2 फ्लोरीन 9 प्लस 1 समस्त इलेक्ट्रॉन अछि समस्त पाखरे 10 टा इलेक्ट्रॉन अछि ता माने these all elements are isoelectronic species प्रथम कथा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस तो पिला माने आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस ऊपर मध्ये क्वेश्चन आसे जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रे हला तो जदी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस देई थाए ताले ताहार एटॉमिक रेडियस ऑर्डर ता तमे केमती लिखिबो तो प्रथम कथा पिला माने जोटा तमर नॉर्मल ट्रेंड हबा कथा एटॉमिक रेडियस रो सेटा एठी हबोनी कारण ड्यू टू द डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज जोगु प्रॉब्लम हबो कारण इलेक्ट्रॉन नंबर सेम किंतु प्रोटॉन नंबर तो समस्त डिफरेंट तो जो न्यूक्लियस तो जो पॉजिटिव चार्ज टा कैरी करिवो सेटा तो डिफरेंट हबो बुझौ छी तो as we have already explained that the size of the cation is always smaller than the parent atom जो cation का साइज होता है वो सबसे छोटा होता है सबके लिए उसके पेरेंट एटम से सोडियम प्लस साइज सोडियम एटम छोटा होगा सोडियम का सोडियम से छोटा होगा whereas the size of the anion is always larger than its parent मतलब मालूम मैं बोल रहा हूँ तो Cl माइनस का साइज ऑलवेज ग्रेटर देन द फ्लोरीन होगा ओके सो द सक्सेसिव न्यूक्लियर चार्ज ओके अभी मान लो सोडियम के बारे में बात करते हैं सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है कितना प्रोटॉन है बोलो सोडियम का प्रोटॉन कितना है 11 इलेक्ट्रॉन कितना है 11 अरे ठीक हुआ या नहीं यस सर ओके अच्छा अभी मान लो आपके पास सोडियम प्लस मान लो आपके सोडियम प्लस है तो सोडियम प्लस प्रोटॉन ना होगा 10 हो जाएगा 10 11 और इलेक्ट्रॉन 10 जाएगा इलेक्ट्रॉन 10 बन जाएगा यस सर okay so as compared to sodium the positively charged sodium atom contains less number of electron but the effective nuclear charge will be more for sodium atom as compared to the number of electron ठीक है या नहीं तो जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है so there will be the increase in the effective nuclear charge क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 10 है और यहाँ पे प्रोटॉन 11 बन गया तो पॉजिटिव चार्ज तो ज्यादा हो गया ना अरे ठीक है या नहीं ओके सिमिलरली व्हेन देयर विल बी द सक्सेसिव गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन जैसे कि हमने अभी बात किया क्लोरीन मास का तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है सो व्हेन इट विल गेन द इलेक्ट्रॉन इट विल डिक्रीज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्योंकि इसका प्रोटॉन का नंबर घट जाएगा और इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा क्लोरीन माइनस का जैसे हमने अभी सोडियम प्लस के लिए उसी तरह आप Cl माइनस करके उसके लिए भी करके आप जान सकते हो कि उसका जो प्रोटॉन का नंबर होगा एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन वो कम होगा
मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाएगा. So this is the reason that the cation with a greater positive charge has a smaller radius because of the greater nuclear attraction of the electrons, while the anion with a greater negative charge has a larger radius because here will be the net repulsion of the electron outweigh the nuclear charge and causes the expansion in the size. वो बोलना चाहता है कि जिस एटम के पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है वहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन या उसके इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो ज्यादा होता है, इसलिए वहां पे साइज का कंट्रोल एलिमेंट ले रहे हो तो वहां पे आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्सन ज्यादा हो जाता है. तो रिपल्सन ज्यादा हो रहा है मतलब साइज बढ़ रहा है. ठीक है, तो जब भी आपको कोई भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस दिया गया है तो आप जब ऑर्डर को अरेंज करोगे कैसे करोगे, द लार्जेस्ट साइज ऑफ द एलिमेंट विल बी हु विल कैरी द मोर नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज. जो जितना नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है उसी के हिसाब से जो ज्यादा नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा है उसका रेडियस बड़ा होगा, और जो एलिमेंट सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है उसका रेडियस कम होगा. ओके, तो मैंने जो यहाँ पे आपको ऑर्डर दिया था उसमें से एन मतलब इलेक्ट्रॉन के हिसाब से इसको हाँ कहो. हाँ, n3 मास टेक्निक ये है. हाँ, टेक्निक ये है कि मतलब जिसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा है उसको आप पहले रखो, उसके बाद जिसका कम है उसको रखो. पहले नेगेटिव को सजाओ, O3 माइनस, देन O माइनस, देन F माइनस. तो जितना नेगेटिव चार्ज उतना बड़ा रेडियस. तो पहले आएगा N3 माइनस, उसके बाद आएगा O F माइनस. सर इसको तो हमने सजा लिया. नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम पॉजिटिव चार्ज को अरेंज करेंगे. तो पॉजिटिव चार्ज में सर ने बताया कि जिसका पॉजिटिव चार्ज होता है वो सबसे छोटा होता है. तो मतलब इसको इस तरह से Na प्लस, देन उसके बाद आएगा Mg2 प्लस, सबसे पीछे आएगा Al3 प्लस. सबसे पीछे कौन आएगा, Al3, क्योंकि उसका सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, तो उसका साइज सबसे कम जाएगा, उसका साइज सबसे छोटा होगा. सो N3 माइनस, देन O2 माइनस, देन Na प्लस, देन Mg2 प्लस, देन Al3 प्लस. मेरे पास ज्यादा स्पेस नहीं है लिखने के लिए, इसलिए आप लोग अच्छे से लिखो इसको. सबको समझ में आया क्या, सबको समझ में आया? Yes, sir. This is the way how can arrange the elements according to the radius of isoelectronic spaces. Okay, रिचा समझ में आया? थोड़ा टाइम लगेगा बेटा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा कोप अप करने के लिए. 2-3 क्लास के बाद आप आ जाओगे फेज में, ठीक है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है. ये बहुत ही कम पढ़ाई हुआ है अभी, धीरे धीरे इसलिए हम ला रहे हैं. जब होगा तभी प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अभी कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है, क्योंकि ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं जा रहा है. ओके ओके, वर्षा, सांकेतिका बुझियला? Yes, sir. ओके, शाश्वती, सस्मिता, Yes, sir. संतोष, Yes, sir. बुझी बोलो तो. ओके, श्वेता बेटा समझ में आ रहा है? Yes, sir. सोनाली, Yes, sir. वेरी गुड. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास. तो यहाँ आज आपके लिए कोई असाइनमेंट नहीं है, क्योंकि ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं गया है. कल आपको असाइनमेंट मिलेगा रेडियस के ऊपर. आपको रेडियस के ऊपर क्वेश्चन मिलेगा, आपको करके सेंड करना है ग्रुप में, ठीक है. सो फॉर टुडे यू आर फ्री फ्रॉम द केमिस्ट्री